इलाके में 5 हमले हुए हैं, जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिनों तक तशद्दुद चला था। पिछले हफ्ते इजराइल के वजीर दिफा ने साउथ लेबनान में जमीनी ऑपरेशन को बढ़ाने का ऐलान किया था। गाजा में इतवार को बेतलाहिया में इजरायली हमलों में कम से कम 50 लोग मारे गए। यहां पास के जबालिया में इजरायली ऑपरेशन से बेघर हुए लोगों ने पनाह ले रखी थी। इजरायली हमले में उन्हें पनाह देने वाले 2 घर गिरे। हमले के बाद इलाके के लोगों ने मलबे से मरने वालों को निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां कोई एम्बुलेंस नहीं थी। गाजा के सिविल डिफेंस फोर्स का कहना है कि वह इस इलाके में लगातार जारी इजरायली हमलों की वजह से कार्रवाई करने की नाकाम साबित हो रहे हैं। इजराइल के नए हमले ने एक बार फिर से हजारों फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया है और दर्जनों लोगों को मार डाला है। इजराइल के ऑपरेशन ने अपनी सेना को भी नुकसान पहुंचाया है। नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन शुरू होने के बाद से करीब 20 सैनिक मारे गए हैं। गाजा पर जारी हमले साउथ लेबनान में इजराइल के बढ़ते ऑपरेशन के साथ मेल खाते हैं। जुमे के दिन रात को इजरायली फौज चामा गांव में पहुंची, जहां राजधानी बैरूत से लगभग 61 मील दूर है। लेबनानी इलाके में इजराइल का ये सबसे गहरा हमला है। लेबनानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के साथ टकराव के बाद इजरायली फौज पीछे हट गई। लेबनान के वजारत सेहत ने यह भी बताया कि इतवार को साउथ ताइर जिले के गांवों पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए। तो इंसानियत एक बार फिर शर्मसार होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। लेबनान में हमलों का जो दौर है वो जारी है। इजराइल की तरफ से बार बार जंगबंदी की जो कोशिशें हैं वो की जाती हैं, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ हमें नहीं दिखाई देता है। अब सवाल बार बार यही उठता है कि क्या वेस्ट एशिया में अमन की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या लेबनान की तरफ से जारी हमले और इजराइल के जवाबी हमले इस खित्ते के हालात को लगातार बद से बदतर बना रहे हैं? और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अल्यून जी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। डॉक्टर ब्रह्मदीप अल्यून जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से हमले लगातार जारी हैं, लेबनान भी हमले कर रहा है, इजराइल की तरफ से भी हमले यहाँ पर लगातार जारी हैं, कोई उम्मीद की जा सकती है क्या वेस्ट एशिया में हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, नेतन्याहू तो आक्रामक है ही, और इसराइल तो बेलगाम होकर हमले कर ही रहा है। लेकिन ट्रंप की जो नई कैबिनेट बनी है उसमें जिस शख्स को इसराइल का राजदूत बनाने की बात कही गई है, वो शख्स जो है वो गजा में और जो अन्य इलाके वहां पर इसराइल के जो कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं, उनका समर्थन करते हैं। तो ऐसे में अब नेतन्याहू ट्रंप के आने के बाद ज्यादा आक्रामक हो गए, ज्यादा बेलगाम हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हुई थी उसमें इजराइल को चेतावनी भी जारी की गई, ईरान को लेकर भी चेतावनी जारी की गई। लेकिन इन सब से दूर होकर नेतन्याहू है वो लगातार लेबनान पर हमले कर रहे हैं। जो आप न तो दुनिया हिजबुल्लाह को रोक पा रही है, न ही आप इजराइल को रोक पा रहे हैं। तो जब किसी ग्रुप को कोई रोकने में कामयाब हो ही नहीं रहा है, संयुक्त राष्ट्र की जो अपील है वो कोई काम नहीं आ रही है। इजराइल ने जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भी अपने आने के यहाँ से प्रतिबंधित कर दिया है। तो दरअसल बात यह है कि वैश्विक जो जगत है वो इतना बेलगाम हो गया है, जो कई राष्ट्र, कई संगठन जो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून जो है वो सिर्फ किताबों में रह गए। ऐसे में अंततः युद्ध रुकेगा कैसे, बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले को लेकर यूरोप को सख्त ऐतराज जताना चाहिए, जो कि यूरोप जता नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी तक यदि यूरोप दबाव डालता तो उससे इसराइल का व्यापार प्रभावित हो सकता है। क्योंकि जब तक व्यापारिक तौर पर आप इसराइल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जब तक इसराइल की कंपनियों को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप इसराइल को रोक नहीं सकते। दूसरी बात यह भी है कि हिजबुल्लाह जिस प्रकार से हमले कर रहा है, तो हिजबुल्लाह को रोकना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि जो ईरान है, ईरान पर भी अभी तक कोई रोक टोक लगी नहीं है। इसमें रूस और चाइना शामिल है। तो कुल मिला के यूरोप जगत, अमेरिका, रूस, ये सारे मिलके मध्य पूर्व को आग में झोंक रहे हैं। लेकिन इस आग में पानी कौन डालेगा, इस आग से आम जनता को कौन बचाएगा, ये ऐसे सवाल है जिसके जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, ये तमाम ऐसी चीजें हैं और वक्त के साथ ही साफ होंगी। लेकिन जब हम जंगबंदी की बात करते हैं, तमाम कोशिशें होती हुई नजर आती हैं दूसरे ममालिकों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। राम श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि महज बातों में ही ये तमाम चीजें क्यों रह जाती हैं? अमली जामा पहनाने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती इसे लेकर?
इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो देश इन्वॉल्व हैं उनके पीछे कोई ना कोई है। जैसे इजराइल के पीछे कौन है? अमेरिका है, नाटो के देश है, नाटो का वो सदस्य है। रहा सवाल ये हिजबुल्ला, हूती और आपके हमास, इन सबको कौन मदद कर रहा था? ईरान कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्या कारण है? ईरान की वैसे दूसरे अरब देशों से दुश्मनी रही है, शिया और सुन्नी वाली, लेकिन ईरान का जो एकमात्र मकसद है वो क्या है? इसके पहला का इतिहास बताता है, ईरान का मकसद सिर्फ एक ही है, अमेरिका को परेशान करना, अमेरिका को नष्ट करना। और उसके लिए उसको समर्थन किसका मिल गया है? चीन का मिल गया है। उसको समर्थन किसका मिल गया है? रूस का मिल गया है। लेकिन रूस और चीन ये जो समर्थन कर रहे हैं पीठ पीछे का कर रहे हैं, लेकिन ईरान जो है अपने भविष्य, अपनी वहां की जनता के भविष्य के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ है। इसीलिए इस तरह की आतंकवादी संगठनों को उसने शरण दे रखी है और उनको मदद कर रहा है। लेकिन ये मदद कब तक चलेगी, कहां तक चलेगी? अब ट्रंप का वहां पर क्योंकि शासन आने वाला है 20 जनवरी के बाद, तो निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि भविष्य में ये युद्ध विराम होगा ही, लामबंदी रुकेगी। उसके रुकने के बहुत सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण तो ये कि नाटो के देश थक चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, रूस में 17,000 लोग मर चुके हैं। अब वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर रिस्क नहीं लेना होता उसको, तो देखिए वो वहां पर बार बार जो है एटम बम फोड़ने की या नाक की शस्त्रों का उपयोग करने की धमकी क्यों देता? ट्रायल क्यों करता? कोरिया से अपने सैनिकों को किराए से क्यों लाता? ना केवल इतना, अमेरिका भी इसलिए थक चुका है कि बाइडेन की नीति के कारण जो है, क्योंकि उनके तो जो अभी सबसे ताजा समाचार तो ये बताता है कि उनके बेटे ने, ट्रम्प के बेटे ने तो आरोप लगा दिया बाइडेन पे। वो तो चाहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, और यही एक कारण है कि उन्होंने अनुमति दे दी इजराइल को कि रूस के यूक्रेन को अनुमति दे दी कि रूस के भीतर तक आप मिसाइल छोड़ सकते हैं जो अमेरिका ने उनको सप्लाई की है। तो ये जो है युद्ध को भड़काने की जो कोशिश हो रही है, क्योंकि जब तक जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद नहीं होगा, जब तक कि आपका यहाँ का इजराइल का जो आक्रमण है वो बंद नहीं होगा। लेकिन ये बंद अगर अब कर भी दिया जाए तो देखिए कितना नरसंहार हो चुका। अरे 45,000 से ज्यादा अकेले पैलेस्टाइनी मर चुके हैं, लाखों लोग जो है अपंग हो चुके हैं। अभी वहां समाचार आया था, यूएनओ का एक जो राहत दल आया था अनाज वगैरह लेकर, पानी लेकर, खाद्य सामग्री लेकर, तो उस रेस्क्यू को ट्रकों में जो आता था उसको लूट लिया। उसको बचाने के लिए जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने गोली चलाई, उसमें ही 20 लोग मर गए। तो ये क्या बुरी हालत हो रही है। वहां अकाल फैल रहा है, फेमिनिन जिसको कहती है वो फैल रहा है। वहां पर बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन हो रहा है। ये सब के लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार है तो वो धार्मिक अंधता जिसके के कारण आज की तारीख में आतंकवादी पनप रहे हैं। और उनका ये कहना है कि चूंकि अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है कि हम जिहाद में लेकर यहूदियों का सर्वनाश कर दे। अरे भाई, आप सर्वनाश करने वाले कौन होते हैं? वो भी इंसान है। अल्लाह ताला को अगर नहीं बनाना होता यहूदियों को, तो वो धरती पर भेजता क्यों? ये जो धार्मिक अंधता है, धार्मिक चश्मे से और अपने राजनीतिक स्वार्थों से ये लोग जो है एक तरह के आतंक के पर्यायवाची हैं। चाहे वो इजराइल हो, चाहे हमास हो, चाहे ईरान हो। लेकिन यहाँ जो है मुझे उम्मीद दिख रही है, क्योंकि अभी बहुत ही ताजा समाचार के हिसाब से जो अमेरिका के राजदूत हैं वो सीधे पहुंचे हैं कहाँ पर, लेबनान। और हिजबुल्लाह जो है अब तैयार हो गया है किसके लिए? युद्ध विराम करने के लिए। हिजबुल्लाह भाई अभी तक क्यों लड़ रहे थे? तुम्हारा तो उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया था। हिजबुल्लाह इसलिए बम्बार्डिंग कर रहे थे कि हमास के ऊपर हमला हो रहा है। और हमास के ऊपर उन्होंने हमला क्यों किया? हमास के ऊपर हमला इसलिए किया था क्योंकि शुरुआत इजराइल ने की थी। 7 अक्टूबर को हमास के लोगों ने अंदर जाकर हजारों लोगों को मार दिया, बंधक बना कर ले आए। और नेतन्याहू ने तो कहा है कि आप हमारे बंधकों को कल छोड़ दीजिए, युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन छोड़ नहीं रहे। क्यों? ये तैयारी उन्होंने कोई एक दिन में नहीं की है। ये 1-2 साल की तैयारी नहीं है। अरे 350 किलोमीटर लंबी सुरंगे, 50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक की, ये इसमें गाजापट्टी बन गई। कैसे बन गई भाई? किसने बना दिया? इसका उद्देश्य ही था कि आगे भविष्य में लड़ना है। लड़ना मतलब क्यों लड़ना, उसका कोई कारण भी तो होना चाहिए। कोई कारण नहीं था, सिर्फ एक ही कारण था।
हमको दुनिया से यहूदियों का सफाया करना है। अब यहूदी का भी जीवन मरण का प्रश्न हो गया। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं वो, या दुनिया में सबसे आगे हैं, अमेरिका से भी आगे हैं। निश्चित रूप से उनसे इस हवाई हमलों से निपटना और दूसरा है टेक्नोलॉजी से निपटना। अब देखिए ना, उन्होंने जो है पेजर से किस तरह से 3000 लोगों को उड़ा दिया, कईयों को घायल कर दिया। ना केवल इतना, उनकी हाई टेक्नोलॉजी इतनी है कि हिजबुल्लाह का जो एक मीडिया इंचार्ज था उसको घर में जाकर कैसे मार दिया, नसरुल्लाह को कैसे मार दिया, चुन चुन कर मार रहे हैं। अब वो क्यों मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, उनकी क्या तकलीफ, उनको मारने की क्या जरूरत पड़ी? उनको मारने की जरूरत पड़ी कि उनको तो जीवन मरण का प्रश्न है। लेकिन अगर दुनिया के सभी लोग चाहते हैं कि हम स्थायी रूप से इजराइल का ये और गाजा पट्टी का और हिजबुल्लाह का इनका कभी भविष्य में युद्ध ना हो, तो मैं बहुत पहले भी आपको कह चुका हूं कि पूरी दुनिया को मिलकर, संयुक्त राष्ट्र संघ तो पंगु समाज है, उससे कुछ उम्मीद करना बेकार है। शांति सेना में हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, और WHO के जो जी बिल्कुल, देखिए ऐसे में यूएन का क्या रोल यहाँ पर होना चाहिए? इससे पहले भी कई बार हम देख चुके हैं कि यूएन की तरफ से कोशिशें की जाती हैं, लेकिन यूएन की बात का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आता है। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, आपको क्या लगता है? जी जी, यूएन में तो मेरा विचार तो ये है। जी जी, मैं डॉक्टर ब्रह्मदीप से जानना चाह रही थी सर इस बारे में। देखिए, इस सभी समूचा जो घटनाक्रम है इसमें यूएन पर जो शक्तियां हावी है, जो ताकतें हावी है, वो जो है सुरक्षा परिषद के सदस्य, जिसमें चीन, रसिया, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड। अब इसमें फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका तो इजराइल की तरफ नजर आते हैं, वहीं पर रूस जो है वो इस्लामिक देशों के साथ खड़ा हुआ नजर जरूर आता है, जो उसकी कूटनीति, लेकिन सही मायने में वहां के बाजार में, वहां की राजनीति में यहूदियों का कब्जा है। अब एकमात्र चीन बचता है, जो कि कम्युनिस्ट राष्ट्र है, और कम्युनिस्ट राष्ट्र का कोई भी भरोसा जो है वो किसी धर्म में होता नहीं है। तो कुल मिलाकर जो मध्य पूर्व की इस्लामिक समस्या है, इस्लामिक दुनिया की समस्या है, अरब राष्ट्र की जो समस्या है, उसके प्रति यूएन गंभीर है ही नहीं। दूसरी बात यह भी है कि अधिकांश राष्ट्रों को इजराइल का सपोर्टर, इजराइल ने 1967 का जो युद्ध था उसमें सीरिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर रखा है, लेबनान के कुछ इलाकों पर कब्जा कर रखा है, फिलिस्तीन का तो अधिकांश इलाका उसके पास ही है, और अब वो भूमध्य सागर के समुद्र तक भी पहुंच गया है। तो यदि ये जो जीती हुई जमीन है, जो जिसकी मांग है, सभी जो समस्या का मूल कारण ये भी है कि 1967 में जो जीती हुई जमीन थी जॉर्डन से, सीरिया से, लेबनान से, वो इजराइल वापस करे। यदि वो इजराइल वापस कर देगा तो उसकी सामरिक बढ़त जो है वो कम हो जाएगी। अब ऐसे में इजराइल उस जमीन को वापस करेगा ही नहीं। तो जब इजराइल जमीन को वापस करना ही नहीं चाहता, तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर दुर्भाग्य इस बात का है कि इस्लामिक दुनिया जो है वो न केवल बटी हुई है, लेकिन उसका अपने देशों पर नियंत्रण नहीं है। अभी तक हमास ने, यदि आखिर हमास जो है वो बंधक मारे जा रहे हैं, यदि आपको बंधकों के आधार पर कोई समझौते करना थे, आपको मेज पर बिठाना था, तो आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप उन बंधकों को बिठाकर इजराइल को बातचीत की मेज पर लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन आपने नहीं किया। बंधक जो है वो मारे जा रहे हैं, और बंधकों को बचाने के चक्कर में जो हमास है उसका पूरा का पूरा कार्डर जो है वो समाप्त हो गया है। तो न तो हमास की योजना समझ में आती है, आखिर ऐसी कैसी योजना है कि आपने पूरा संगठन जो है वो इजरायली हमलों में समाप्त कर दिया। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के नेता भी मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ईरान की बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि ईरान अपने आप को बनाए रखने के लिए वो प्रॉक्सी समूह के से वार तो लड़ रहा है, इजराइल जो उसकी पहचान बनाने के लिए उसकी मजबूरी भी, लेकिन उसकी इतनी कूटनीतिक कंगाली है कि ईरान के साथ कोई खड़ा नजर ही नहीं आता। और ईरान अपने आप को सही तरीके से इस्लामिक दुनिया में रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, जैसा सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात करते हैं। तो अब इस इस्लामिक दुनिया की जो फूट है, या ईरान जैसे देशों की जो कमजोरियां हैं, उसके कारण जो यूएन है, यूएन भी देखिए, यूएन को जबरदस्ती थोप नहीं सकता। यूएन में सुरक्षा परिषद कार्रवाई करने के लिए किसी पर एक पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ऐसे मौके इराक जैसे मौके बहुत कम आए हैं, जहां पर इराक पर भी एक नहीं थे, लेकिन अमेरिका ने जबरदस्ती हमला कर दिया था। आपको यदि नेतन्याहू को रोकना है, यदि आपको इजराइल को रोकना है, तो इस्लामिक देशों के संगठन को मिलकर
यूरोप से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि यूरोप जो है वो मध्य पूर्व के तेल पर ही वहां की खुशहाली। जब तक सामूहिक तौर पर इस्लामिक जो देश हैं वो दबाव यूरोप पर नहीं डालेंगे, तब तक यूएन पर दबाव नहीं बन सकता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब होते हुए नजर नहीं आती, क्योंकि अमेरिका के नौसैनिक अड्डे हैं। अमेरिका जो है, अमेरिका की सहायता से ही सऊदी अरब के जो प्रिंस है उनकी सुरक्षा होती है। यही हाल यहाँ पर है कि जो इस्लामिक देश है वहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, अधिकांश शहजादे और जी बिल्कुल। शहजादे देखिए, सबसे अहम एक ये भी है कि अमेरिका का क्या रुख रहेगा। जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका की नहीं बदलती है, भले ही कितनी सरकारें वहां पर बदल जाएं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में इस बार कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि वेस्ट एशिया में जिस तरह से हालात कशीदा होते जा रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं अहम कदम उठाने की भी जरूरत है यहाँ। जायरा जी, देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो है तात्कालिक उपचार। क्योंकि ट्रंप ने साफ कह दिया है कि मैं जिसमें गरीब प्रेसिडेंट बन जाऊंगा 48 आवर्स के अंदर अंदर युद्ध रुक जाएगा। अब वो कैसे रोकेंगे, क्या रोकेंगे? उन्होंने अपने दामाद की ड्यूटी लगा दी है, वो इजराइल पहुंच गए हैं और इधर जो है हिजबुल्लाह के पास भी पहुंच गए हैं, उधर यूक्रेन के पास भी उनका समाचार आ गया। पुतिन की उनकी बात हो गई है, हालांकि पुतिन ने उसका इनकार किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके यहाँ डिप्लोमेटिक चैनल बहुत एक्टिव हैं और निश्चित ही यूक्रेन और रूस के बीच भी युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन ये तात्कालिक उपचार है, स्थायी उपचार तो देखिएगा एक बड़ी सीधी सी चीज है। जिन छोटे छोटे पैलेस्टाइन के बच्चों ने अपने माँ बाप को का बहता हुआ खून देखा होगा, उनका खून कितना खौलेगा। जब वो युवा बन जाएंगे तो नए हमास नहीं, वो तमाश के आतंकवादी बन जाएंगे। हिजबुल्लाह ने जिन लोगों को मारा है या हमास वालों ने जिन इजरायलियों को माँ बाप को मारा है, महिलाओं को बंधक बनाया है, उनके साथ दुराचार किया है, उनके पेट में हाथ डालकर नवजात शिशु को बाहर खींच कर उसका नग्न प्रदर्शन किया है, वो जिसने भी देखा होगा उसका खून खौल जाएगा। और आप अभी तात्कालिक किसी भी तरह युद्ध विराम कर ले, वो भविष्य में अगला आतंकवादी बनेगा या आतंकवादियों का दुश्मन बनेगा। देखिएगा, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सदा से चली आ रही है। लेकिन अगर हमको सच में दुनिया को विश्व शांति का संदेश देना है, तो जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, आज की समस्या, आज की दुनिया में युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है, डिप्लोमेसी और डायलॉग से काम करना चाहिए। वो ये लोग अब कर नहीं रहे हैं। अब ये कह रहा है हिजबुल्लाह, क्योंकि अब उसके हाथ पैर फूल रहे हैं, तो वो कह रहा है कि हम युद्ध विराम को तैयार हैं। और इजराइल ने साफ कह दिया है कि जब तक वो जड़ से इसको नष्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उधर यही हाल है। देखिए, इस बार कई बार हो चुका है कि एक लेवल पर बातचीत पहुंचती है और माना जाता है कि इस बार शायद जंगबंदी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से तमाम शर्तें रख दी जाती हैं। अब देखना होगा इस बार क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं गाजा में इमदादी सामान ट्रकों की चोरी करने वाले गिरोहों के 20 से ज्यादा लोग एक ऑपरेशन में मारे गए हैं। ये जानकारी गाजा के हमास के दफ्तर ने दी है। इस ऑपरेशन का टारगेट जंग से मुतासिर इलाकों में मदद लेने वाले ट्रकों को लूटने वाले गिरोहों को निशाना बनाना था। ये सिक्योरिटी ऑपरेशन कबायली कमेटियों की मदद से सिक्योरिटी दस्तों की तरफ से चलाया गया था। हमास ने यह भी कहा है कि ट्रक चोरी ने समाज को बुरी तरह मुतासिर किया है और साउथ गाजा में अकाल के इशारे दिए हैं। ये तब हुआ है जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान ने गाजा को मदद बढ़ाने की अपील की है और वार्निंग दी है कि हालात बदतर होते जा रहे हैं। काउंसिल के मेंबरान ने कहा है कि गाजा को इमदाद में बहुत ज्यादा इजाफे की जरूरत है। ब्रिटिश खारजा सेक्रेटरी डेविड लेमी ने यूएनएससी को बताया कि दुनिया गाजा और लेबनान में जंगबंदी लाने की कोशिशों में नाकाम रही है। लेमी ने कहा है कि हालात खौफनाक हैं और ये बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदियों के महीनों में अकाल का खदशा है। इस बीच हमास के कुछ लीडरान के तुर्की जाने की खबरों के बीच अमेरिका ने कहा है कि वह तुर्की सरकार को ये वाजे कर देगा कि हमास के साथ अब पहले जैसा कोई कारोबार नहीं हो सकता। खारजा महकमे के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने इन खबरों की तस्दीक नहीं की, लेकिन कहा कि इन खबरों की तरदीद करने की हालत में नहीं है। इसी खिताब में मिलर ने यह भी ऐलान किया कि अमेरिका ने इजरायली बसने वाले ग्रुप अमाना पर पाबंदी लगा दी है। इस तंजीम पर वेस्ट बैंक पर तशद्दुद को बढ़ावा देने की मदद करने का इल्जाम लगाया गया है। इसे इजरायली शिद्दत पसंदों के बसने की तहरीक का एक अहम हिस्सा कहा गया है। हालांकि इजरायली बसने वालों के खिलाफ उठाए गए ताज़ा कदमों को नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तहत जल्द ही उलट दिया जा सकता है।
मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच तुर्की और इजराइल के रिश्ते सबसे खराब लेवल पर हैं। अब तुर्की ने इजराइल के सदर इसहाक हेर्ज़ोग के एक गुजारिश को नामंजूर कर दिया है। दरअसल इजरायली सदर अजरबैजान की राजधानी बाकू में चल रहे COP29 समिट में जाने के लिए तुर्की के एयर रूट का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन तुर्की ने उनकी अपील को नामंजूर कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के अफसरान ने इस खबर की तस्दीक की है। इससे पहले इजरायली सदर के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी के मद्देनजर हेर्ज़ोग समिट में नहीं जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ने के बाद इजराइल और तुर्की के रिश्ते बेहद खराब हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की के सदर तैयब अर्दोगन के हवाले से ये खबर चलाई कि तुर्की ने इजराइल के साथ अपने सभी ऑफिशियल रिश्ते तोड़ लिए हैं। अर्दोगन ने मिडिल ईस्ट में चल रहे तशद्दुद को लेकर कहा कि फौरन जंगबंदी होनी चाहिए। गुज़िश्ता बुध को भी तुर्की सदर अर्दोगन ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि तुर्की ने कारोबार रोकने जैसे कदमों के जरिए फिलिस्तीन में इजराइल के जुल्म का सबसे कड़ा जवाब दिया है। तुर्की और इजराइल के बीच कशीदगी का आलम यह है कि तुर्की के वजीर दिफा यासिर गुलेर ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि इजराइल तुर्की पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा था कि हमारे सदर अवाम को वार्निंग दे रहे हैं क्योंकि वे इस खतरे को देख रहे हैं। गुलेर ने कहा कि पिछली आलमी जंगों की शुरुआत मामूली वाकयात से ही हुई थी। इसी के साथ उन्होंने वार्निंग दी कि तशद्दुद अचानक भी भड़क सकता है और